YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि साइंस पढ़ना मुश्किल है? आईएएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हुए जब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब सामने आती है तो लगता है कहाँ से शुरू करें। तो आज आईएएस ज़ेन लेकर आया है आपके लिए एक वन शॉट कंप्लीट साइंस लेक्चर, जहां कोशिका से लेकर अंतरिक्ष तक, डीएनए से लेकर रॉकेट तक सब कुछ आसान भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाया जाएगा। बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, अरबों साल पीछे जा रहे हैं हम। सोचिए, पृथ्वी बनी करीब 4.6 अरब साल पहले, और जीवन के पहले निशान वो मिले हैं लगभग 3.5 अरब साल पुराने। हमारे पास जो स्रोत हैं वो जीवन की शुरुआत से लेकर हम इंसानों तक के विकास की पूरी कहानी कहते हैं। जी, और आज हम इन्हीं स्रोतों को जोड़कर जीवन के इस अद्भुत सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं उस प्राचीन पृथ्वी से। वो कैसी थी? बिल्कुल, वो आज की पृथ्वी से बहुत बहुत अलग थी। शुरुआती हवा में, मतलब वायुमंडल में, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें थीं। अच्छा, पर कमाल की बात यह है कि ऑक्सीजन थी ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं थी? ये सोचना भी अजीब है। तो फिर पहला जीव कौन सा था इस माहौल में? वो था नील हरित शैवाल, मतलब ब्लू ग्रीन आल्गे कहते हैं उसे। और जीवन शुरू कैसे हुआ? विज्ञान क्या कहता है? कोई सिद्धांत? हाँ, सबसे माना हुआ सिद्धांत है एसआई ओपैरिन का रासायनिक उद्विकास सिद्धांत। रासायनिक उद्विकास मतलब? उनका कहना था कि जीवन की शुरुआत शायद पानी में मौजूद साधारण रसायनों से हुई। वो धीरे धीरे और जटिल होते गए और उनसे ही पहली कोशिका बनी। यानी निर्जीव चीजों से सजीव चीजें बनी। हाँ बिल्कुल, ये उस समय की क्रांतिकारी सोच थी। कमाल है। लेकिन फिर एक कोशिका से इतने अलग अलग तरह के जीव, मतलब हाथी, मछली, इंसान, ये कैसे हुआ? यहीं पर विकास के सिद्धांत आते हैं। जी हाँ, सबसे पहले लेमार्क ने 1809 में एक विचार रखा था अपनी किताब फिलोसॉफिक जूलॉजिक में। लेमार्क? हाँ, अंगों के उपयोग और अनुपयोग वाला सिद्धांत। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जीव अपने अंगों का ज्यादा इस्तेमाल करके उन्हें बेहतर बना सकते हैं, या कम इस्तेमाल से वो बेकार हो सकते हैं। जैसे सांपों के पैर गायब हो गए। और उनका मानना था कि ये बदलाव अगली पीढ़ी में जाते हैं। हाँ, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। हालांकि आज हम जानते हैं कि ये वाला हिस्सा ठीक नहीं है, पर ये सोचना कि जीव बदल सकते हैं, ये उस समय के लिए बड़ी बात थी। और फिर आए चार्ल्स डार्विन 1859 में। उनके सिद्धांत ने तो जैसे पूरी तस्वीरें बदल दी। सही कहा। उनकी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक मील का पत्थर है। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, इसका क्या मतलब था? डार्विन ने कहा कि हर जीव में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, थोड़ी अलग खासियतें। हाँ, जैसे भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। और जीने के लिए होता है संघर्ष। खाना, जगह, साथी, सबके लिए। ठीक है। तो जिस जीव की खासियतें उसे अपने माहौल में ज्यादा मदद करती हैं, वो ज्यादा जीता है, ज्यादा बच्चे पैदा करता है। अच्छा। प्रकृति उसे चुन लेती है एक तरह से। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या योग्यतम की उत्तरजीविता। ये कोई सोच समझकर होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बस माहौल का नतीजा है। पर ये जो वेरिएशंस हैं, ये आती कहाँ से? डार्विन ने इसका जिक्र किया था। डार्विन को इसका ठीक कारण नहीं पता था। इसका जवाब कुछ हद तक बाद में ह्यूगो डी व्रीज के काम से मिला। ह्यूगो डी व्रीज? हाँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने सांध्य प्रिमरोज नाम के पौधे पर प्रयोग किए। उत्परिवर्तन मतलब अचानक बड़े बदलाव? हाँ, उन्होंने देखा कि कभी-कभी जीवों में अचानक से बड़े बदलाव आ जाते हैं और यही नई प्रजातियों को जन्म दे सकते हैं। आज हम जानते हैं कि ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस ही वो कच्चा माल है जिन पर प्राकृतिक चयन काम करता है। तो ये तो हुए सिद्धांत कि जीवन बदला कैसे, पर सबूत हम कैसे माने कि ये सब हुआ? सबसे बड़ा सबूत है जीवाश्म, फॉसिल्स। हाँ, जीवाश्म तो जैसे टाइम मशीन है। बिल्कुल। वो दिखाते हैं कि लाखों सालों में जीव कैसे धीरे धीरे बदले हैं। कुछ जीवाश्म तो कमाल के हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, हाँ सुना है इसके बारे में। ये क्या था? ये जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी माना जाता है, पर इसमें रेंगने वाले जानवर यानी सरीसृपों और पक्षियों दोनों के गुण थे। दांत थे, लंबी पूंछ थी, पर पंख भी थे। अरे वाह, मतलब ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी था। जी हाँ, ऐसी कड़ियों को संयोजक कड़ी कहते हैं।
ये दिखाती हैं कि विकास कैसे हुआ। और कोई उदाहरण है ऐसी कड़ियों का? प्लैटिपस है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। वो स्तनधारी है पर अंडे देता है, सरीसृपों की तरह। अच्छा, ये तो वाकई अजीब है। हाँ, और जीवों के अंग भी सबूत देते हैं। समजात अंग होते हैं। समजात, होमोलॉगस। हाँ, जैसे इंसान का हाथ, चमगादड़ का पंख, व्हेल का फ्लिपर। इनकी अंदर की बनावट एक जैसी है, हड्डियां वैसी ही हैं, पर काम अलग-अलग। ये दिखाता है कि इनके पूर्वज एक ही थे। और समरूप अंग, एनालॉगस? वो होते हैं जिनका काम एक जैसा होता है, पर बनावट और उत्पत्ति अलग। जैसे पक्षी का पंख और कीड़े का पंख, दोनों उड़ने के काम आते हैं, पर बने बिल्कुल अलग तरह से हैं। ये दिखाता है कि अलग-अलग जीवों ने एक जैसे माहौल में एक जैसे समाधान निकाले। तो ये सारे सबूत मिलकर विकास की कहानी कहते हैं। इस कहानी में कुछ बड़े पड़ाव भी आए होंगे, जैसे डायनासोर का युग। हाँ, मेसोजोइक युग को डायनासोर का काल कहते हैं। करोड़ों साल तक उनका राज था। फिर वो अचानक गायब हो गए। हाँ, करीब 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस अवधि के अंत में वो विलुप्त हो गए, शायद किसी बड़े उल्कापिंड के टकराने से। और उनके बाद? उनके बाद आया नूतन जीवी महाकल्प, जिसे स्तनधारियों का महाकल्प भी कहते हैं, सीनोजोइक एरा। इसी में मैमथ जैसे विशाल हाथी के पूर्वज भी थे। मैमथ? हाथी के पूर्वज। जी हाँ। और इसी महाकल्प में हम इंसान भी आए। हाँ, मानव विकास की कहानी भी इसी युग में आगे बढ़ी। और सारे सबूत इशारा करते हैं कि हम यानी आधुनिक मानव अफ्रीका में विकसित हुए। होमो सेपियंस मतलब बुद्धिमान आदमी। बिल्कुल। और हमारे सबसे करीबी पूर्वजों में से एक थे क्रो-मैग्नन मानव। उनका माथा ऊंचा था, ठुड्डी थी, काफी कुछ आज के इंसानों जैसे। और आजकल नई नई खोजें भी हो रही हैं मानव विकास को लेकर। जी हाँ, जैसे साइबेरिया में डेनिसोवन नाम की एक और प्राचीन मानव प्रजाति का पता चला है। और 2015 में दक्षिण अफ्रीका में होमो नलेडी की खोज हुई। इससे पता चलता है कि हमारी कहानी अभी भी पूरी तरह से समझी नहीं गई है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जीवन की शुरुआत पृथ्वी के शुरुआती माहौल में हुई, फिर लैमार्क, डार्विन, डी ब्रीज जैसे वैज्ञानिकों ने समझाया कि ये बदला कैसे। हाँ, खासकर डार्विन के प्राकृतिक चयन और डी ब्रीज के उत्परिवर्तन ने, जिसके सबूत हमें जीवाश्मों, संयोजक कड़ियों और जीवों के अंगों में मिलते हैं। बिल्कुल। और हम इंसान भी इसी विकास की लंबी कहानी का हिस्सा हैं, जिसकी जड़ें अफ्रीका में हैं। और ये विकास रुका नहीं है, ये आज भी चल रहा है। एकदम सही। विकास एक सतत प्रक्रिया है। प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, ये ताकतें आज भी काम कर रही हैं। इसके सबूत हमें अतीत के पत्थरों में भी मिलते हैं और आज के जीवित जीवों में भी। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। होमो नलेडी जैसी खोजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे अपने विकास के पेड़ की कितनी ही शाखाएं शायद अभी गुमनाम हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। सोचिए, अगर भविष्य में हमें इन खोई हुई कड़ियों के बारे में और पता चलता है, तो हम अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में क्या कुछ नया और अहम सीख सकते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की जो हैरान कर देने वाली दुनिया है, उसमें थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो असल में सवाल जवाब और कुछ टेबल्स मतलब तालिकाओं के रूप में है। हाँ। और इसमें बायोलॉजी की अनगिनत शाखाओं और उनके जो स्टडी एरियाज हैं उनके बारे में संक्षेप में बताया गया है। बिल्कुल, एक तरह से ये पूरा खाका है। हाँ, तो हमारा मकसद है इस जानकारी से ये समझना कि ये जो जीवन का अध्ययन है ये कितना फैला हुआ है, मतलब बिल्कुल छोटी कोशिकाओं से लेके पूरे इकोसिस्टम तक। हाँ, और पुराने जमाने के जीवन से लेके आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वहां तक। तो चलिए पता लगाते हैं इसमें क्या खास है। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। विज्ञान क्या है? स्रोत इसे कहता है सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। हाँ, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक नॉलेज। सही। और ये बायोलॉजी शब्द, इसका पहला जिक्र स्रोत के मुताबिक लेमार्क और ट्रिविनेरस ने किया था। जी। और इसकी दो मुख्य धाराएं बताई गई हैं, ज़ूलॉजी जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि एरिस्टोटल को जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है। अच्छा। उनकी किताब हिस्टोरिया एनिमालियम काफी अहम है। और ज़ूलॉजी में हम जीवित और मृत दोनों तरह के जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। स्रोत में कुछ शाखा हैं तो वाकई बड़ी दिलचस्प है।
जैसे एक तरफ एंथ्रोपोलॉजी है जो मानव विकास और समाज को देखती है, हाँ, मानविकी से जुड़ा हुआ। और दूसरी तरफ देखिए एंटोमोलॉजी है जो कीड़े मकोड़ों की दुनिया का अध्ययन करती है। ये दिखाता है कि जीव विज्ञान का दायरा कितना बड़ा है। सही कहा, इंसानों से लेकर छोटे-छोटे कीटों तक। बिल्कुल। और ये विविधता जीवन के हर पहलू में दिखती है। खासकर अगर हम चिकित्सा विज्ञान में देखें, जैसे हेमाटोलॉजी है, खून से जुड़ा अध्ययन, ऑन्कोलॉजी कैंसर को समझने में मदद करती है, नेफ्रोलॉजी किडनी की कार्यप्रणाली पर केंद्रित है। हाँ, ये सब मिलकर मानव शरीर की जो जटिलताएं हैं, उनको परत दर परत खोलते हैं। मतलब हर अंग, हर प्रक्रिया का अपना एक विशेषज्ञ विज्ञान। जी हाँ, यहाँ तक कि जिरोंटोलॉजी है जो वृद्धावस्था का अध्ययन करती है। अच्छा, और जानवरों की बात करें तो? स्रोत में ऑर्निथोलॉजी का जिक्र है, पक्षियों का अध्ययन। हाँ, पक्षी विज्ञान। और हर्पेटोलॉजी भी है, यानी सांप और छिपकली जैसे जीव, है ना, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस। बिल्कुल। ये सब मिलकर जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी, उसकी एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही, हाँ, और यही विविधता हमें पौधों की दुनिया में भी देखने को मिलती है। अच्छा, पौधों में कैसे? जैसे पेलियोबॉटनी है, जो हमें लाखों साल पुराने पौधों के जीवाश्म मतलब फॉसिल्स उनके बारे में बताती है। अरे वाह। तो डेंट्रोलॉजी पेड़ों और झाड़ियों जैसे जो लकड़ी वाले पौधे हैं उन पर केंद्रित है। और माइकोलॉजी वो फफूंद या कवक मतलब फंगस का अध्ययन है। ये सभी शाखाएं पौधों के जीवन के अलग अलग रूपों और उनके इतिहास को समझने में मदद करती हैं। कुछ शाखाएं तो ऐसी हैं जो जीव विज्ञान को सीधी टेक्नोलॉजी से जोड़ती हैं, जैसे बायोनिक्स। हाँ, बायोनिक्स जो जैविक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके मशीनें या सिस्टम डिजाइन करने में मदद करती है। बिल्कुल, प्रकृति से प्रेरणा लेकर इंजीनियरिंग करना एक तरह से। और जेनेटिक्स तो है ही, जी, जो आनुवांशिकता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के ट्रांसफर को समझने की कुंजी है। जी बिल्कुल। स्रोत में यूजेनिक्स का भी जिक्र है, जिसे आनुवांशिक सिद्धांतों के जरिए मानव नस्ल में सुधार के अध्ययन के तौर पर बताया गया है। हाँ, वो स्रोत में ये परिभाषा दी गई है। आजकल इस पर काफी बहस होती है, खैर। हाँ, वो तो है। और इन सब क्षेत्रों की नींव रखने वाले वैज्ञानिकों को याद करना भी जरूरी है ना। बिल्कुल। जैसे कैरोलस लीनियस, जिन्हें वर्गीकरण मतलब टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। हाँ, लीनियस। या ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवांशिकी के नियम दिए। मेंडल के नियम तो बहुत मशहूर है। हाँ, और लुई पास्चर, जिनका काम सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इनका काम आज भी हमारी समझ का आधार है। सही कहा। अच्छा, स्रोत में कुछ ऐसी विधियों का भी जिक्र है जिनका सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खेती बाड़ी से है। जी, जैसे सेरिकल्चर यानी रेशम के कीट पालना। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। हाँ, ये तो काफी कॉमन है। और विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती। ये तो काफी जाने पहचाने नाम लगते हैं। बिल्कुल, और साथ ही हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीक भी है, जिसमें बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। हाँ, वो आजकल काफी चर्चा में है। और वर्मी कल्चर, जिसमें केंचुओं का इस्तेमाल करके खेती की पैदावार बढ़ाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट। वही तो, ये उदाहरण दिखाते हैं कि जीव विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा है। बहुत सही। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जीव विज्ञान का कैनवस कितना विशाल है। ये साइटोलॉजी यानी कोशिका के बिल्कुल सूक्ष्म अध्ययन से शुरू होकर इकोलॉजी तक। हाँ, इकोलॉजी यानी पूरे पर्यावरण के विशाल तंत्र तक फैला है। और पेलियोंटोलॉजी जैसे क्षेत्र हमें जीवाश्मों के जरिए पृथ्वी पर जीवन के करोड़ों साल पुराने इतिहास की झलक दिखाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब जीव विज्ञान का इस्तेमाल सपनों को समझने, जैसे ओनेरियोलॉजी का जिक्र था स्रोत में, हाँ, फसलों को बेहतर बनाने, एग्रोनॉमी, और यहाँ तक कि नई तकनीक बायोनिक्स बनाने तक में हो रहा है, जी, तो जीवन का ऐसा कौन सा अनछुआ पहलू हो सकता है जिसे भविष्य में जीव विज्ञान की गहरी समझ पूरी तरह बदल सकती है? एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। बहुत ही दिलचस्प शाखा को समझने की कोशिश करेंगे, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। सोचिए जरा, पृथ्वी पर इतने लाखों तरह के जीव हैं, इनको समझना, इनको एक तरह से व्यवस्थित करना कितना जरूरी है। बिल्कुल, यहीं पर वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी काम आती है। ये हमें जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटने में मदद करती है। इससे उनका अध्ययन काफी आसान हो जाता है।
हाँ, और आज हम इसी वर्गीकरण प्रणाली को थोड़ा गहराई से जानेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। खासकर कैरोलस लीनियस का जिक्र आता है, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। हाँ, लीनियस। और फिर विटेकर का भी काम बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने वो प्रसिद्ध 5 जगत वर्गीकरण दिया था। सही। तो चलिए इस वर्गीकरण की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, और कुछ दिलचस्प जीवों के बारे में भी बात करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो लीनियस ने शुरुआत में जीवों को 2 बड़े जगत मतलब किंगडम में बांटा था, पादप और जंतु। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने वो द्विपद नामकरण पद्धति भी शुरू किया ना, हाँ। जैसे होमोसेपियंस। हाँ, बिल्कुल, जिसमें पहला नाम वंश का होता है और दूसरा जाति का। लेकिन लीनियस का जो मुख्य योगदान था वो था एक पदानुक्रमित प्रणाली, एक हायरार्की बनाने का, जगत से लेकर जाति तक। मगर सिर्फ 2 जगत, क्या वो काफी थे? मतलब पौधे और जंतु, क्या सारे जीव इनमें फिट हो जाते थे? स्रोत तो यही बताते हैं कि बाद में दिक्कतें आईं। सही कहा, दिक्कतें आईं क्योंकि बहुत से जीव जैसे बैक्टीरिया या फंगस न तो पूरी तरह से पौधे थे न जंतु। यहीं पर आर.एच. विटेकर का काम सामने आता है। 1969 में उन्होंने पोषण के तरीके और कोशिका की बनावट जैसे मतलब गहरे अंतरों को देखा। हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला अंतर। बिल्कुल। और स्वपोषी बना परपोषी, इन आधारों पर उन्होंने 5 जगत प्रणाली दी: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंगी, पादप और जंतु। अच्छा, तो ये 5 जगत क्या थे? थोड़ा विस्तार से बताएं। मोनेरा से शुरू करते हैं। हाँ, मोनेरा में सबसे सरल जीव आते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, मतलब इनमें विकसित केंद्रक नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। जीवन की शुरुआत आप यहीं से मान सकते हैं एक तरह से। और प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा में आते हैं एक कोशिकीय पर यूकैरियोटिक जीव। इनमें केंद्रक होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और शैवाल। इसमें डायटम भी आते हैं, जिनका जिक्र स्रोत में था कि वो डूबने से हुई मौत का पता लगाने में मदद करते हैं। ओहो, दिलचस्प। फिर तीसरा जगत कवक यानी फंगी? हाँ, फंगी। ये यूकैरियोटिक तो है, पर ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, परपोषी होते हैं, अवशोषित करते हैं पोषण, जैसे मशरूम, यीस्ट। और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पौधों की तरह सेल्यूलोज की नहीं। अच्छा, और पादप यानी पौधे तो हम जानते ही हैं। हाँ, बहुकोशिकीय स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। स्रोत में रेगिस्तानी पौधों का जिक्र था, उनकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत लंबी हो जाती हैं, 20-30 फीट तक भी। कमाल है। और आखिरी जगत जंतु यानी एनिमेलिया। एनिमेलिया या मेटाजोआ, ये बहुकोशिकीय परपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं और इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये सबसे विविध जगतों में से एक है। हाँ, जंतु जगत तो बहुत ही विशाल है। इसमें फिर अकशेरुकी और कशेरुकी वाले 2 बड़े समूह आते हैं ना? स्रोत बताते हैं कि अकशेरुकी में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह है। हाँ, बिल्कुल सही। पृथ्वी पर जितनी भी ज्ञात जंतु प्रजातियां हैं, उनमें से करीब 2/3, सोचिए, 2/3 आर्थ्रोपोडा संघ की हैं। 2/3 मतलब कीट, मकड़ियां, बिच्छू, केकड़े, ये सब? हाँ, ये सभी। इनकी खासियत है इनके जुड़े हुए पैर, जॉइंटेड लेग्स, और बाहरी कंकाल। स्रोत में कुछ मजेदार बातें भी थी इनके बारे में। जैसे मधुमक्खियां गंध से पहचानती हैं एक दूसरे को, टिड्डों के कान उनके पेट पर होते हैं, तिलचट्टे का खून सफेद होता है, और चींटी के शरीर के अनुपात में उसका मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। वाह! अच्छा, एक सवाल जो अक्सर आता है, मकड़ियां कीटों से अलग कैसे हैं? स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। मुख्य अंतर टांगों का है। कीटों की 6 टांगें होती हैं, जबकि मकड़ियों की 8। इसीलिए मकड़ियां कीट वर्ग में नहीं बल्कि एराक्निडा वर्ग में आती हैं। समझ गया। और आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी में दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है ना, जैसे घोंगा, सीप, ऑक्टोपस। सही, मोलस्का। इनके शरीर आमतौर पर नरम होते हैं और कईयों पर एक कवच होता है। ऑक्टोपस का जिक्र था स्रोत में, उसका खून नीला होता है। नीला क्यों? हीमोसाइनिन नाम के पिगमेंट की वजह से, जिसमें कॉपर होता है आयरन की जगह, और इसे डेविल फिश भी कहते हैं, हालांकि ये मछली नहीं है। और सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव? वो स्क्विड है। जायंट स्क्विड 12-14 मीटर तक लंबा हो सकता है।
अविश्वसनीय। अच्छा, अब आते हैं कशेरू की यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों पर, कॉर्डेटा संघ। हाँ, कॉर्डेटा। इनमें विकसित मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम होता है। इनको फिर कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे मत्स्य वर्ग यानी मछलियां। मछलियों का दिल दो कक्षीय होता है ना? हाँ, और शार्क जैसी मछलियों का कंकाल हड्डियों का नहीं बल्कि कार्टिलेज मतलब उपास्थि का बना होता है। और वो समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस, वो असल में मछली है। सही। फिर आते हैं उभयचर, एम्फीबिया, जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। जैसे मेंढक। इनका हृदय 3 कक्षीय होता है और मेंढक अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है। और सरीसृप, रेप्टिलिया, रेंगने वाले जीव। हाँ, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, ये ठंडे खून वाले होते हैं। कछुआ सबसे ज्यादा जीने वाले जीवों में से है, मगर मगरमच्छ एक दिलचस्प अपवाद है। अपवाद कैसे? वो सरीसृप होते हुए भी उसका हृदय 4 कक्षीय होता है, पक्षियों और स्तनधारियों की तरह। और किंग कोबरा के बारे में स्रोत में था कि वो अकेला ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। गजब। इसके बाद पक्षी वर्ग, एव्स। गर्म खून वाले, पंखों वाले जीव। इनका हृदय भी 4 कक्षीय होता है। हमिंगबर्ड का जिक्र था, जो पीछे की ओर उड़ सकता है और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग। हाँ, शुतुरमुर्ग। और अंत में स्तनधारी वर्ग, ममेलिया, जिसमें हम भी आते हैं। बिल्कुल। गर्म खून वाले, शरीर पर बाल होते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, हृदय 4 कक्षीय। स्रोत में ब्लू व्हेल का जिक्र था, सबसे बड़ा स्तनधारी। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमानों में से एक। चमगादड़ भी तो स्तनधारी है जो उड़ सकता है। हाँ, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी। और कंगारू चूहा, जो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक रह सकता है। ऊंट अपने कूबड़ में पानी नहीं, वसा जमा करता है। तो ये वर्गीकरण प्रणाली वाकई में बहुत विस्तृत है और हमें जीवन की इस अविश्वसनीय विविधता को समझने में एक ढांचा देती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमें जीवों के आपसी रिश्तों, उनके विकास के सफर और अलग-अलग माहौल में उनके ढलने की कहानी बताती है। खासकर जब हम देखते हैं कि पहचानी गई प्रजातियों में सबसे ज्यादा संख्या कीटों की है। सही कहा। और जैसा स्रोत बताते हैं, मनुष्य यानी होमोसेपियंस भी इसी विशाल जंतु जगत का एक हिस्सा है। स्तनधारी वर्ग में प्राइमेट गण के होमिनिडी परिवार का सदस्य। हाँ, हम भी इसी वेव का एक हिस्सा है। तो अन्य सभी जीवों के साथ इस वर्गीकरण में खुद को देखना, ये हमें प्रकृति में अपने स्थान और शायद अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। पर कुछ बड़े दिलचस्प नोट्स हैं और हम खास तौर पर बैक्टीरिया मतलब मोनेरा जगत और फिर विशाल पादप जगत पर गौर करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इन जटिल वर्गीकरणों को थोड़ा आसान बनाएं और कुछ ऐसी बातें निकालें जो शायद सोचने पर मजबूर कर दें। तो शुरू करें। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जीवों को बांटना यानी उन्हें क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। इसी से तो हम पृथ्वी पर जो इतनी तरह के जीव हैं उनकी विविधता को समझ पाते हैं। ये हमें मतलब अलग अलग जीवों के बीच क्या विकासवादी रिश्ते रहे हैं, उनकी क्या खासियतें हैं, ये सब समझने में मदद करता है। और फिर इकोसिस्टम में उनका रोल क्या है वो भी साफ होता है। चलिए, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की दुनिया में चलते हैं। ये इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं पर हैं लगभग हर जगह, मिट्टी में, पानी में, अरे खौलते हुए झरनों में, गहरे समंदर में भी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन्हें सबसे पहले देखा था, है ना? सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इनका प्रोकैरियोटिक होना। मतलब इनकी कोशिका में कोई ठीक से बंधा हुआ केंद्रक नहीं होता। ये सादगी ही शायद इनकी कामयाबी का राज है। और हाँ, कुछ तो बहुत मुश्किल हालात में एंडोस्पोर नाम का एक कवच जैसा बना लेते हैं बचने के लिए। कमाल है। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ बैक्टीरिया सूरज की रोशनी के उस हिस्से से भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं जो हमें दिखता ही नहीं। और हाँ, वो दूध से दही बनना, ये तो सदियों पुरानी प्रक्रिया है जिसमें लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया काम करते हैं। पास्चुरा ने बताया था ना कि फर्मेंटेशन बैक्टीरिया से होता है। सही कहा। और देखिए, बैक्टीरिया के दोनों पहलू हैं। कुछ तो बहुत फायदेमंद है, जैसे हमारी आंतों में ई कोलाई है, वो विटामिन B12 और K बनाता है। या फिर राइजोबियम, जो दलहनी फसलों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो दूसरी तरफ कुछ नुकसानदेह भी हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये खाने को जहरीला बना सकता है। और रॉबर्ट कोच ने ही पता लगाया था कि एंथ्रैक्स, टीबी, हैजा जैसी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बैक्टीरिया की बात। अब शैवाल मतलब एल्जी और कवक यानी फंगाई पर आते हैं। शैवाल
जिन्हें हम आमतौर पर काई कह देते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। पर उनमें जड़, तना, पत्ती जैसा कुछ नहीं होता। और एक मजेदार बात पता चली, वो जिसे लाल बर्फ कहते हैं ना, वो असल में एक हरे शैवाल क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की वजह से होती है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और शैवाल के इस्तेमाल भी तो कई हैं खाने में, जैसे नॉस्टॉक, परफायरा, आयोडीन के लिए लैमिनेरिया, और वो जो अगर अगर भी तो शैवाल से ही बनता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं कवक, फफूंद, मशरूम, यीस्ट वगैरह। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये परपोषी होते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर। इनकी कोशिका की दीवार भी अलग होती है, काइटिन की बनी होती है, पौधों की तरह सेल्यूलोस की नहीं। अच्छा। यीस्ट का इस्तेमाल तो सबको पता है, ब्रेड और अल्कोहल बनाने में, फर्मेंटेशन के लिए। और कवक का पौधों की जड़ों के साथ एक बहुत ज़रूरी रिश्ता होता है, माइकोराइजा। ये एक तरह का सिम्बायोसिस है, दोनों को फायदा होता है। माइकोराइजा। ठीक है, अब पौधों के विशाल साम्राज्य की तरफ बढ़ें। शुरुआत ब्रायोफाइटा से करते हैं, जैसे मॉस। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, कहते हैं क्योंकि ये रहते तो ज़मीन पर हैं, पर फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब निषेचन के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। और इनमें असली जड़ें और पानी ले जाने वाले वो वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते। अच्छा। इनके बाद आते हैं टेरिडोफाइटा, जैसे फर्न। ये वो पहले पौधे थे जिन्होंने जमीन पर सही से रहने के लिए वैस्कुलर टिश्यू डेवलप किया, जाइलम, फ्लोएम, वो सब। ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप था, लेकिन इनमें अभी भी बीज नहीं बनते। ठीक है, तो वैस्कुलर टिश्यू आ गया, पर बीज नहीं। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म। हाँ, जिम्नोस्पर्म, यानी अनावृत बीजी। इनके बीज खुले होते हैं, किसी फल के अंदर बंद नहीं होते। जैसे चीड़। बिल्कुल। चीड़, पाइन, देवदार, साइकस, ये सब इसी ग्रुप में है। चीड़ से तारपीन का तिल मिलता है। हाँ। और साइकस को तो जीवित जीवाश्म भी मानते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी पौधों की लाइन से हैं। जीवित जीवाश्म, वाह। और आखिर में आते हैं सबसे विकसित पौधे, एंजियोस्पर्म, यानी फूल वाले पौधे, आवृत बीजी। इनके बीज फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। आज पृथ्वी पर ज्यादातर पौधे इसी ग्रुप के हैं। और इन्हें मोटे तौर पर दो ग्रुप में बांटते हैं, एक बीजपत्री मोनोकॉट और द्विबीजपत्री डाइकॉट। हाँ, ये तो स्कूल में पढ़ा था, मोनोकॉट और डाइकॉट। हाँ, ये उनके बीज में कितने बीजपत्र कॉटिलेडन्स हैं, हाँ। उस पर बेस्ड है। एक बीजपत्री में ज्यादातर अनाज आ गए, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, और घास, बांस, प्याज, लहसुन, नारियल, केला भी। सही। और द्विबीजपत्री में दालें, सरसों, आम, गुलाब, आलू, टमाटर से लेकर बरगद जैसे बड़े बड़े पेड़ तक शामिल हैं। इनकी पत्तियों की नसें भी अलग होती हैं, जाल जैसी। हाँ, वो रेटिकुलेट वेनेशन। बिल्कुल। तो ये थी एक तरह से हमारी यात्रा जीव जगत के वर्गीकरण की, बैक्टीरिया की सरल सी दुनिया से लेकर इतने विकसित फूलों वाले पौधों तक। जाहिर है, हर समूह अपने आप में खास है और उसका अपना महत्व है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्य बात यही है कि ये वर्गीकरण हमें जीवन की जो इतनी विविधता है और उसका विकास कैसे हुआ, इसकी कहानी समझने में मदद करता है। सिंपल प्रोकैरियोटिक से कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक तक, अपना खाना खुद बनाने वालों से दूसरों पर निर्भर रहने वालों तक, और बिना बीज वालों से बीज वाले पौधों तक। और जैसा हमने देखा, हर समूह का अपना इकोलॉजिकल और अक्सर आर्थिक महत्व भी है। इस पूरी बातचीत से वैसे एक सवाल मन में आ रहा है। ये जो हर पौधे या जीव का एक खास वैज्ञानिक नाम होता है, जैसे आम का मैंजीफेरा इंडिका या नीम का अजाडिरेक्टा इंडिका, ये नाम रखने का जो सिस्टम है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये हमें अलग अलग प्रजातियों के आपसी रिश्तों और उनकी सटीक पहचान के बारे में असल में क्या सिखाता है, इस पर भी सोचना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये नामकरण प्रणाली अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। शायद इस पर कभी और विस्तार से बात करें। बनावट यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझने वाले हैं। हाँ, मतलब हम देखेंगे कि ये जो पौधे हमें दिखते हैं, इनके अलग अलग हिस्से जैसे जड़, तना, पत्तियां, ये सब कैसे काम करते हैं और कैसे जरूरत पड़ने पर खुद को बदल भी लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो काफी तफसील से बताती है इन हिस्सों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं एकदम नीचे से, जड़ों से। हाँ, जड़ें, पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर जाता है। इसका मुख्य काम तो हम सब जानते हैं, पानी और खनिज लवण खींचना और पौधे को जमीन में गाड़े रखना। सही कहा, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा करती हैं। देखिए, जड़ें होती हैं मुख्यतः दो तरह की। एक तो मूसला जड़, जो सीधी नीचे जाती है गहराई में, अक्सर द्विबीजपत्री पौधों में मिलेगी। जैसे गाजर या मूली,
और दूसरी होती हैं अपस्थानिक जड़ें, जो रेशे जैसी फैलती हैं घास वगैरह में। अच्छा, लेकिन आपने कहा ये और भी कुछ करती हैं। हाँ, इनका रूपांतरण बड़ा दिलचस्प है। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सब क्या है? ये मूसला जड़ें ही हैं जिन्होंने भोजन जमा करने के लिए अपना रूप बदल लिया है। कोई शंकु जैसी, कोई तकवे जैसी, कोई घड़े जैसी। हो। और वो जो बरगद के पेड़ से मोटी मोटी रस्सी जैसी लटकती हैं, वो भी जड़ें हैं? हाँ, वो अपस्थानिक जड़ें हैं जिन्हें हम स्तंभ मूल कहते हैं। उनका काम है उस भारी पेड़ को सहारा देना। अच्छा, सहारा देने के लिए। मक्की में भी शायद होती है ऐसी? बिल्कुल, मक्के में अवस्तंभ मूल होती हैं, वो भी सहारे के लिए। और शकरकंद को लीजिए, वो भी एक अपस्थानिक जड़ है, लेकिन उसका काम है भोजन जमा करना। तो मतलब जड़ें जरूरत के हिसाब से ढल जाती हैं। कमाल है। तो जड़ें पौधे को जमाए रखती हैं, पोषण खींचती हैं। अब इस पोषण को ऊपर कौन ले जाता है? तना? सही पकड़ा। तना यानी पौधे का वो हिस्सा जो ऊपर हवा में बढ़ता है। इसका काम है सहारा देना, पानी भोजन ऊपर नीचे ले जाना, पत्तियां, फूल, फल उगाना। हाँ, और तने भी रूप बदलने में माहिर हैं। कुछ तो जड़ों की तरह जमीन के नीचे चले जाते हैं। जमीन के नीचे जैसे आलू। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, आलू तना है, जड़ नहीं। अच्छा। पर वो तो जमीन के नीचे होता है। हाँ, लेकिन उस पे आंखें होती हैं ना, वो असल में नोड्स हैं, जहां से नया पौधा उग सकता है। जड़ों पर ऐसा नहीं होता। हाँ, वो अंकुर निकलने वाली जगह। बिल्कुल। अदरक, हल्दी, ये भी जमीन के नीचे वाले तने हैं, प्रकंद कहते हैं इन्हें। ये भी भोजन जमा करते हैं। और प्याज, लहसुन? वो शल्ककंद है, उनमें पत्तियां मोटी होकर भोजन जमा करती हैं। लहसुन की जो गंध है वो एलिसन नाम के सल्फर कंपाउंड से आती है। और प्याज काटते हुए जो आंसू आते हैं, हाँ, वो तो बहुत रुलाता है। वो सल्फेनिक एसिड हवा में मिलने से होता है। ये शायद पौधों के बचाव का तरीका हो। अच्छा। और कुछ तने हवा में भी रूप बदलते हैं, जैसे नींबू के कांटे? हाँ, वो कांटे असल में बदले हुए तने ही हैं, जानवरों से बचाने के लिए। अंगूर की बेल में वो जो स्प्रिंग जैसा होता है ना, प्रतान, हाँ, जिससे वो लिपट जाती है। वो भी रूपांतरित तना है, चढ़ने में मदद करता है। और नागफनी देखिए, वो चपटा हरा हिस्सा, हाँ, कैक्टस। वो तना है। पत्तियां तो कांटों में बदल गईं पानी बचाने के लिए। वो चपटा तना ही फोटोसिंथेसिस करता है। पर्णकाय स्तंभ कहते हैं इसे। और सिंकोना पेड़ की छाल, जिससे कुनैन बनती है, वो भी तो तने का ही हिस्सा है। बाप रे, तने भी कितने काम के हैं। अब आते हैं पत्तियों पर। इनका तो मुख्य काम है प्रकाश संश्लेषण, यानी खाना बनाना। बिल्कुल, रंध्रों से गैस लेना देना, वाष्पोत्सर्जन करना। लेकिन यहाँ भी रूपांतरण है। जैसे अभी कहा, नागफनी में पत्तियां कांटे बन गईं। पानी बचाने और सुरक्षा के लिए। हाँ, मटर में पत्ती का ही हिस्सा प्रतान बन जाता है। और कुछ पत्तियां तो शिकारी बन जाती हैं। शिकारी पत्तियां? हाँ, घटपर्णी या पिचर प्लांट मेघालय में मिलता है। उसकी पत्ती घड़े जैसी बन जाती है, कीड़े उसमें गिरते हैं और वो उन्हें पचाकर पोषण लेती है। कमाल है, कीटभक्षी पौधा। हाँ, ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ नाइट्रोजन कम होती है, तो कीड़ों से पूर्ति कर लेता है। अद्भुत। अच्छा, अब आते हैं पौधे के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, फूल पर। ये तो प्रजनन अंग है। हाँ, लैंगिक जनन के लिए इसमें 4 मुख्य हिस्से होते हैं। बाहरी हरी पत्तियां, जिन्हें बाह्य दलपुंज कहते हैं, फिर रंगीन पंखुड़ियां यानी दलपुंज, फिर नर भाग पुमंग और मादा भाग जायांग। और इसी जायांग से हमें केसर मिलता है। बिल्कुल। जायांग के सबसे ऊपरी हिस्से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से, और लौंग जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, वो असल में बंद फूल की कली है। अच्छा, ये नहीं पता था। और परागण मतलब पराग कणों का नर भाग से मादा भाग तक पहुंचना, वो हवा से, पानी से, कीड़ों से, कई तरीकों से होता है। फूल के बाद बनता है फल, जो कि परिपक्व अंडाशय होता है। हाँ, तकनीकी रूप से। लेकिन इसमें भी पेच है। आम एक सत्य फल है क्योंकि वो अंडाशय से बनता है, पर सेब वो सत्य नहीं है। उसे असत्य या आभासी फल कहते हैं, क्योंकि वो मुख्य रूप से अंडाशय से नहीं, बल्कि फूल के नीचे वाले हिस्से पुष्पासन से बनता है। ओहो, तो टमाटर क्या है, सब्जी या फल? वनस्पति विज्ञान के हिसाब से तो फल है। उसका लाल रंग लाइकोपीन से आता है, पपीते का पीला रंग कैरिकाजांथिन से, मिर्च का तीखापन कैप्सिसिन से। और फलों में मिठास? वो फ्रक्टोज शुगर की वजह से होती है। और जब हम फल खाते हैं तो हम अलग अलग हिस्से खा रहे होते हैं। आम का गूदा,
नारियल का अंदर का सफेद हिस्सा यानी भ्रूणपोष, लीची का एरिल। हाँ, ये तो है। फलों के भी प्रकार होते हैं, सरल फल जैसे आम, टमाटर, पुंज फल जैसे रसभरी और संगृतित फल जैसे कटहल या शहतूत। और फल के अंदर छिपा होता है बीज, अगली पीढ़ी की शुरुआत। बिल्कुल। बीज में एक नन्हा पौधा भ्रूण होता है, उसके साथ उसका भोजन, बीजपत्र या भ्रूणपोष में, और एक सुरक्षा कवच। इसमें से नीचे जड़ निकलती है मूलांकुर से और ऊपर तना निकलता है प्रांकुर से। और बीज काफी समय तक इंतजार कर सकता है सही हालात का। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा अनुकूलन है। तो कुल मिलाकर पौधे के हर हिस्से में जड़ से लेकर बीज तक कमाल की विविधता और अनुकूलन क्षमता भरी पड़ी है, सब कुछ जीने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। हमने ये बाहरी बदलाव देखे, पर इनके अंदर मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर और कौन-कौन सी रणनीतियां चल रही होंगी, और जैसे-जैसे माहौल बदल रहा है, क्या पौधों में हमें भविष्य में कुछ नए और भी अनोखे अनुकूलन देखने को मिलेंगे? ये सोचने वाली बात। दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो प्रक्रियाएं जो उन्हें जिंदा रखती हैं, बढ़ने में मदद करती हैं। जैसे वे खाना कैसे बनाते हैं, सांस कैसे लेते हैं, या फिर अंदर ही अंदर कैसे वो मतलब संदेश भेजते हैं अपने काम चलाने के लिए। सही। और इसके लिए हम जो जानकारी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक दस्तावेज से है ना? 06photosynthesis.pdf। जी हाँ, उसी से। कोशिश यही है कि ये जो थोड़ी वैज्ञानिक सी बातें हैं इन्हें आसान शब्दों में समझें। और ये क्यों जरूरी है ये भी जाने। बिल्कुल। चलिए एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो ज्यादातर ऑक्सीजन है वो कौन बनाता है? कौन? समुद्री शैवाल, मतलब एल्गी। अच्छा, हाँ ये तो है। और एक और बात, पौधे ना लाल रंग की रोशनी का इस्तेमाल सबसे अच्छे से करते हैं। ओह हाँ, मैंने भी पढ़ा था नीले और लाल को सबसे अच्छा सोखते हैं शायद। हाँ, सोखते नीला और लाल सबसे अच्छा है, पर इस्तेमाल में लाल ज्यादा कुशल है। खैर चलिए इसे और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या? फोटोसिंथेसिस। हाँ, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये वो क्या कहते हैं, एक अद्भुत प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन तीनों का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। ग्लूकोज। और ये सब होता है पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट में। और इसके लिए चाहिए क्लोरोफिल, वो हरा वाला पदार्थ जिसके बीच में मैग्नीशियम होता है। एकदम सही, मैग्नीशियम। और एक और दिलचस्प बात, पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, हाँ, वो असल में पानी के टूटने से आती है, H2O से, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से नहीं। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। मतलब पानी टूटता है, ऑक्सीजन निकलती है। हाँ, और जो सूरज की रोशनी की ऊर्जा है वो खास अणुओं में जमा हो जाती है। ATP कहते हैं उन्हें। ATP, ये वो एनर्जी करेंसी है क्या? हाँ बिल्कुल, कोशिका की रिचार्जेबल बैटरी समझिए, जो पौधे के बाकी कामों के लिए ताकत देती है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, वो क्लोरेला शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन वो इसमें माहिर हैं। बहुत ज्यादा। पृथ्वी की ज्यादातर ऑक्सीजन असल में वही बनाते हैं। वाह, तो ठीक है, पौधे ने धूप से बैटरी चार्ज कर ली, ATP बना लिया। पर इस बैटरी का इस्तेमाल कैसे होता है, रात में या जब धूप नहीं है? अच्छा सवाल है। यहीं पर श्वसन यानी रेस्पिरेशन काम आता है। रेस्पिरेशन? हाँ, ये वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने बनाए खाने को, मतलब शर्करा और वसा को तोड़कर उस ATP बैटरी से ऊर्जा निकालते हैं, ताकि वो बढ़ सकें, जिंदा रह सकें। बिल्कुल। और ये दिन रात चलता है। हाँ, जानवरों के मुकाबले थोड़ा धीमा होता है ये। और इसमें भी ऊर्जा निकलती है, मतलब ATP वाली रासायनिक ऊर्जा गर्मी में बदलती है। हाँ, ऊष्मा या गर्मी भी पैदा होती है। ठीक है, तो ऊर्जा मिल गई, पर पौधों को पानी कैसे मिलता है, खासकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक? उसके लिए जड़ें हैं ना, जड़ों में जो बहुत महीन रेशे होते हैं, मूल रोम, हाँ हाँ, वो मिट्टी से पानी सोखते हैं परासरण, ऑस्मोसिस नाम की एक प्रक्रिया से। ऑस्मोसिस? हाँ, मतलब पानी कम गाढ़ी जगह से ज्यादा गाढ़ी जगह की तरफ जाता है एक झिल्ली के पार। फिर जाइलम नाम की नलियां होती हैं। जाइलम? हाँ, वो इस पानी को ऊपर तने और पत्तियों तक ले जाती हैं, जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन। पर ये ऊपर चढ़ता कैसे है, मतलब कोई पंप तो होता नहीं है? हाँ, है ना? नहीं, पंप नहीं, वो होता है वाष्पोत्सर्जन से, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन? वो क्या है? पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र या स्टोमेटा।
उनसे पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। अच्छा। तो इस खिंचाव से पानी नीचे जड़ों से ऊपर की तरफ खिंचता चला आता है लगातार। अरे वाह, मतलब ये पौधे का अपना कूलिंग सिस्टम भी हुआ। बिल्कुल, पौधा ठंडा भी रहता है इससे। कमाल है। अच्छा, पानी हो गया, ऊर्जा हो गई, पौधों को और क्या चाहिए होता है? खाना क्या खाते हैं वो? मतलब हम तो दाल रोटी खाते हैं। ज्यादातर हरे पौधे तो स्वपोषी हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। हाँ। पर कुछ अलग भी होते हैं। परजीवी जो दूसरों से चुराते हैं, मृत जीवी जो मरी हुई चीजों से लेते हैं, सहजीवी जो साथ मिलकर रहते हैं, और कीटभक्षी भी। कीटभक्षी पौधे भी। अच्छा, और ये जो पोषण है ये पूरे पौधे में फैलता कैसे है? उसके लिए 2 तरह की पाइपलाइन है। एक तो जाइलम जो पानी और खनिज ले जाता है, हाँ, वो तो बताया आपने। और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम ये बना हुआ भोजन, मतलब ग्लूकोज वगैरह, उसको पत्तियों से बाकी हिस्सों तक, जड़ों तक पहुंचाता है। फ्लोएम तो मतलब अगर पेड़ की छाल निकाल दें तो फ्लोएम हट जाता है? हाँ, फ्लोएम अक्सर छाल के ठीक नीचे होता है। अगर वो हट गया तो भोजन जड़ों तक नहीं पहुंचेगा और पेड़ मर सकता है। हाँ, जड़ें भूखी रह जाएंगी तो पेड़ मर सकता है। पौधों को ना कुल मिला के 17 पोषक तत्व जरूरी होते हैं। 17? हाँ, कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। NPK खाद में होते हैं ये? बिल्कुल, और कुछ बहुत कम मात्रा में, जैसे लोहा, जिंक, बोरॉन, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और अगर इनकी कमी हो जाए तो पौधों को बीमारियां होती होंगी? हाँ बिल्कुल, जैसे जिंक कम हो तो धान में खैरा रोग हो जाता है, या मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विपटेल रोग। अच्छा, मतलब ये संतुलन बहुत नाजुक है। हाँ, बहुत जरूरी है ये संतुलन। पौधे ये सारे काम करते हैं, बढ़ना, पानी खींचना, खाना बनाना, इनमें तालमेल कैसे होता है? कोई अंदरूनी कंट्रोल सिस्टम होता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर आते हैं पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स। हार्मोन्स पौधों में भी? जीला, ये रासायनिक संदेशवाहक हैं, केमिकल मैसेंजर्स, जो पौधे की अलग अलग क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, उनमें तालमेल बिठाते हैं। अरे वाह, कौन कौन से होते हैं ये? कुछ खास? कई हैं, पर मुख्य रूप से ऑक्सिन है। हाँ। ये कोशिकाओं को बढ़ने, लंबा होने में मदद करता है। अच्छा। और इसी वजह से तना रोशनी की तरफ मुड़ता है, फोटोट्रोपिज्म जिसे कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म, हाँ। और फिर है जिब्रेलिन, ये बीजों की नींद तोड़ते हैं, अंकुरण शुरू करवाते हैं और तने को लंबा करते हैं, बौनापन दूर करते हैं। बौनापन दूर करते हैं, अच्छा। साइटोकाइनिन है, जो कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन को बढ़ाता है और पौधे को जल्दी बूढ़ा होने से रोकता है। मतलब एंटी एजिंग हार्मोन एक तरह से कह सकते हैं। क्या कोई रोकने वाले मतलब ब्रेक वाले हार्मोन भी होते हैं? हाँ, है ना। एब्सिसिक एसिड, ABA, ये ग्रोथ को रोकता है। मुश्किल समय में जैसे सूखा पड़ने पर ये स्टोमेटा को बंद करवा देता है ताकि पानी बच सके। ओह, ये तो बड़ा काम का है। हाँ, और बीजों को भी सुप्त अवस्था में रखता है जब तक सही माहौल ना मिले। ठीक है, और कोई? एक और है एथिलीन, ये गैस है असल में। गैस हार्मोन? हाँ, गैसीय हार्मोन। इसका मुख्य काम फलों को पकाना है। अच्छा। जो फल पकते हैं वो एथिलीन की वजह से। हाँ, मुख्य रूप से। और एक और खास है फ्लोरेजेंस, इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। फूल खिलाने वाला? ये पत्तियों में बनता है और फिर फूल खिलने का सिग्नल देता है? बिल्कुल। कमाल है। मतलब पौधे अंदर से कितने व्यस्त और गतिशील हैं। फोटोसिंथेसिस से ऊर्जा बनाना, रेस्पिरेशन से उसे इस्तेमाल करना, पानी, पोषक तत्व लेना और फिर हार्मोन से सब कंट्रोल करना। हाँ, ये सब मिलके ही उन्हें जिंदा रखता है और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए उन्हें इतना जरूरी बनाता है। सही कहा। ऑक्सीजन देते हैं, खाने का आधार है, जल चक्र में भूमिका है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। अब जब हम जानते हैं कि पौधे हार्मोन से बाहरी संकेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो क्या इससे हमारे आसपास के पेड़ पौधों को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है? हाँ, शायद वो ज्यादा जीवित लगते हैं। या फिर ये सोचना कि जरा से पोषक तत्व की कमी उन्हें कैसे बीमार कर सकती है, शायद हमें उनकी देखभाल के बारे में और सोचना चाहिए। अजब गजब है। कभी सोचा है ये अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं? आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो पौधों में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के तरीकों और हाँ, उनको होने वाली कुछ आम बीमारियों पर भी रोशनी डालते हैं। तो जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, पौधे मुख्य रूप से 2 तरीकों से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें
बीज की जरूरत नहीं होती। पौधा अपने ही किसी हिस्से से कह सकते हैं एक नया पौधा बना लेता है। और इसके भी कई अलग अलग ढंग हैं, ऐसा नहीं कि बस एक ही तरीका हो। अच्छा, कौन कौन से तरीके हैं ये? मतलब कैसे कैसे होता है ये? देखिए, मुख्य रूप से 4 हैं। एक है कायिक प्रवर्धन, जिसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। फिर मुकुलन यानी बडिंग, तीसरा खंडन या फ्रेगमेंटेशन, और चौथा है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये तो सुनने में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जैसे मतलब पौधे का कोई हिस्सा ही पूरा नया पौधा बन जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। गुलाब की कलम लगाना कायिक प्रवर्धन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी तरह आलू में वो जो आंख जैसा हिस्सा होता है ना, वो असल में तना ही है, उससे नया पौधा उग जाता है। अच्छा। हाँ, और शकरकंद में जड़ से, और कुछ पौधे जैसे ब्रायोफिल्म है, उनमें तो पत्ती के किनारे से ही नन्हे पौधे निकल आते हैं। अरे वाह, पत्ती से भी? जी हाँ, और गन्ने की खेती में भी यही होता है। तने के टुकड़े काटकर लगा देते हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि जो नया पौधा बनता है ना, वो बिल्कुल अपने पेरेंट पौधे जैसा होता है, सारे गुण वही। क्लोन जैसा कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर आता है मुकुलन, बडिंग। इसमें पेरेंट पौधे के शरीर पर एक छोटा सा उभार, एक आउटग्रोथ बनती है, उसे मुकुल या बड कहते हैं। ये धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर पेरेंट से अलग होकर एक नया जीव या पौधा बन जाता है। यीस्ट में, हाइड्रा जैसे छोटे जीवों में ये बहुत कॉमन है। यीस्ट और हाइड्रा, हाँ सुना है। अच्छा, और वो तीसरा क्या था? खंडन, फ्रैगमेंटेशन। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें पौधा या जीव का शरीर समझ लीजिए 2 या ज्यादा टुकड़ों में टूट जाता है। और कमाल की बात यह कि हर टुकड़ा फिर से विकसित होकर एक पूरा नया पौधा या जीव बन जाता है। सच में? हर टुकड़ा। हाँ। पानी में जो शैवाल होते हैं ना, एल्गे और जैसी स्पाइरोगायरा, उनमें ये अक्सर होता है। गजब है। हाँ। और चौथा तरीका, बीजाणु वाला? हाँ, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, ये ज्यादातर फफूंद यानी फंजाई, मॉस, फर्न जैसे पौधों में होता है। ये बीजाणु बहुत ही छोटी और मजबूत संरचनाएं होती हैं। इन पर एक मोटी प्रोटेक्टिव परत होती है, जिससे ये खराब मौसम, सूखा, गर्मी, इन सब मुश्किल हालात में भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। अच्छा। और जैसे ही इनको सही माहौल मिलता है, मतलब नमी और सही तापमान, ये अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। वाह, ये बीजाणु तो कमाल के हैं। मतलब मुश्किल हालात से बचने का तरीका। तो ये जो अलैंगिक तरीके हैं, ये तेज हैं, सीधे हैं, पर इनमें शायद वेरिएशन नहीं आता होगा, विविधता कम रहती होगी। एकदम सही पकड़ा। विविधता की कमी रहती है क्योंकि नया पौधा जेनेटिकली पेरेंट जैसा ही होता है, और शायद इसीलिए प्रकृति ने पौधों को विविधता लाने का एक और शानदार तरीका दिया है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बीज बनते हैं। बिल्कुल। लैंगिक जनन में बीजों से नए पौधे बनते हैं, और जैसा आपने कहा, इसका सबसे बड़ा फायदा है विविधता, डाइवर्सिटी। जब नर और मादा युग्मक यानी मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, तो उनके जीन्स का एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। ये विविधता पौधों को बदलते हुए पर्यावरण या फिर नई बीमारियों का सामना करने में ज्यादा मजबूत, ज्यादा सक्षम बनाती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है टिके रहने के लिए। जी, और इस पूरी प्रक्रिया का जो सेंटर पॉइंट है, वो है फूल। फूल? हाँ, फूल तो पौधों का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। खूबसूरत तो है ही, पर प्रजनन के लिए सबसे जरूरी भी। अगर फूल के हिस्सों को देखें तो सबसे बाहर हरी पत्तियां होती हैं, बाह्य दलपुंज। फिर अंदर रंगीन पंखुड़ियां, दलपुंज, जो कीटों को लुभाती हैं। हाँ, रंग और खुशबू से। बिल्कुल। फिर अंदर होता है पुमंग, ये नर भाग है, जिसमें पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर के सिरे पर होता है परागकोश, एंथर, जहां परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और फूल के बिल्कुल बीच में होता है जायांग, मादा भाग। इसका जो निचला फूला हुआ हिस्सा है, वो अंडाशय या ओवरी कहलाता है, और उसी के अंदर होते हैं बीजांड यानी ओव्यूल्स। ठीक है, तो नर भाग में परागकण और मादा भाग में बीजांड। लेकिन ये मिलते कैसे हैं? यहीं पर परागण आता है, पॉलिनेशन। एकदम सही। परागण, पॉलिनेशन का सीधा मतलब है पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी फूल या उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के मादा भाग के वर्तिकाग्र, स्टिग्मा तक पहुंचना। स्टिग्मा, वो चिपचिपा सा हिस्सा होता ना ऊपर। हाँ, बिल्कुल, ताकि परागकण उस पर चिपक सकें। अब ये परागण 2 तरह का हो सकता है।
अगर परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरे तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर वो हवा, पानी या कीटों जैसे मधुमक्खी, तितली या पक्षियों के जरिए उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचे तो परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, तो हवा, पानी, कीड़े मकोड़े ये सब पोस्टमैन का काम करते हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये पॉलिनेटर्स बहुत ज़रूरी हैं, खासकर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। इसी से ज़्यादा विविधता आती है। और परागण के बाद फिर क्या होता है? परागण के बाद होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो अंकुरित होता है, एक पराग नली बनाता है जो अंडाशय में बीजांड तक पहुंचती है। इस नली के जरिए नर युग्मक, मेल गैमीट, बीजांड में मौजूद अंड कोशिका यानी फीमेल गैमीट तक पहुंचता है और उससे मिल जाता है। अच्छा, इसी मिलने को निषेचन कहते हैं। इस मिलन से बनता है युग्मनज या जाइगोट। यही जाइगोट फिर विकसित होकर भ्रूण, एम्ब्रियो बनता है। और फिर बीज और फल? हाँ, निषेचन के बाद पूरा बीजांड जिसमें भ्रूण है वो बीज में बदल जाता है और जो अंडाशय था, ओवरी, वो बड़ा होकर फल बन जाता है। फल का काम बीज को सुरक्षा देना और उसके फैलने में मदद करना है। वाह, मतलब हम जो फल खाते हैं वो पौधे के अंडाशय का विकसित रूप है और बीज उसके बच्चे की तरह है। ये पूरी प्रक्रिया कितनी जटिल भी है और सटीक भी। लेकिन पौधे सिर्फ उगते और प्रजनन ही नहीं करते, जाहिर है उन्हें भी तो मुश्किलें आती होंगी, बीमारियां लगती होंगी। हमारे स्रोतों में कुछ पादप रोगों का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, जैसे हमें बीमारियां होती हैं, पौधों को भी होती हैं। कई तरह के रोगाणु उन पर हमला करते हैं। फंगस यानी कवक से होने वाले रोग काफी आम हैं, जैसे गेहूं में काला कीट रोग, ब्लैक रस्ट या स्मट रोग। इनसे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। ओहो, ये तो किसानों के लिए बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रॉट, वो भी फंगस से ही होता है। आपने देखा होगा कभी गन्ने के अंदर लाल धारियां सी पड़ जाती हैं, वो वही है। मूंगफली का टिक्का रोग भी फंगल है। और बैक्टीरिया से होने वाले रोग? जीवाणु यानी बैक्टीरिया भी कम नहीं है। नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, जिसमें पत्तियों और फलों पर धब्बे बन जाते हैं। बंद गोभी का काला गलन रोग भी बैक्टीरिया फैलाते हैं। और वायरस, वो भी पौधों को बीमार करते हैं? हाँ जी, वायरस भी पौधों को नहीं छोड़ते। तंबाकू का मोज़ैक रोग बहुत जाना माना है। भिंडी में पीत वर्ण शिरा रोग होता है, येलो वेन मोज़ेक, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और नसें साफ दिखने लगती हैं। अच्छा। हाँ, और ये भिंडी वाला रोग तो एक सफेद मक्खी होती है, वो फैलाती है। मतलब कीड़े भी रोग फैलाने का काम करते हैं। ये तो एक और पहलू है। लेकिन एक और बात थी स्रोतों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। जी, मतलब पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बिल्कुल चाहिए। जैसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, पौधों को भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, बोरॉन, कॉपर जैसे कई पोषक तत्व चाहिए होते हैं। और अगर मिट्टी में इनकी कमी हो तो पौधों में लक्षण दिखने लगते हैं जिन्हें हम रोग कह देते हैं। जैसे जिंक, जस्ता, उसकी कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है, या मक्का में सफेद कली, व्हाइट बड रोग। अच्छा। बोरॉन की कमी हो जाए तो चुकंदर का हर्ट रॉट, या फूल गोभी में ब्राउनिंग होने लगती है, वो भूरी सी हो जाती है। तांबे यानी कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक रोग होता है, जिसमें टहनियां ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू कर देती हैं। मतलब लेकिन इसीलिए का ध्यान रखना कितना जरूरी है पौधों के लिए। तो कुल मिला के देखें, पौधे भी अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। एक तरफ अलैंगिक तरीके हैं, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु बनाना, जो शायद तेजी से संख्या बढ़ाने और जैसे हैं वैसे ही बने रहने में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ है लैंगिक जनन, फूलों और बीजों वाला तरीका, जो विविधता लाता है, नए कॉम्बिनेशन बनाता है, ताकि बदलते माहौल में पौधे टिके रह सकें। हाँ, और इस पूरे जीवन चक्र में उन्हें फंगस, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ना पड़ता है, और यहाँ तक कि सही पोषण न मिलने से भी वो बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर ना एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। हम ये देख रहे हैं कि रोग कैसे हवा, पानी, कीटों से फैलते हैं और पोषक तत्वों की कमी पौधों को कैसे प्रभावित करती है। तो अब सोचिए, भविष्य में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बदल रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है और हम खेती के नए नए तरीके अपना रहे हैं, इन सबका इन पादप रोगों के फैलाव पर, उनकी गंभीरता पर और फिर उनके मैनेजमेंट, उनके प्रबंधन पर क्या असर पड़ेगा, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है।
हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि भविष्य में ये सब कैसे बदलेगा और हम उसके लिए कितने तैयार हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जैव प्रौद्योगिकी या जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो फील्ड है जहाँ हम जीवित चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, पौधे, जानवर या फिर उनके बनाए हुए एंजाइम्स वगैरह, और इनका इस्तेमाल करके हम इंसानों के काम आने वाली चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, मतलब ये तो दवाइयों से लेकर खेती तक हर जगह फैला हुआ होगा फिर। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, दवाइयाँ बन रही हैं, फसलें बेहतर हो रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, यहाँ तक कि वेस्ट मैनेजमेंट में भी। आजकल तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव, टेस्ट ट्यूब बेबी, जीन एडिटिंग, डीएनए वैक्सीन, बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं। इसके दो मेन हिस्से बताए जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? ये सुनने में बड़ा फैंसी लगता है। हाँ, फैंसी तो है, पर है बड़ा काम का। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये जीन्स के साथ छेड़छाड़ करने की तकनीक है। मतलब जीन्स को बदलना? हाँ, एक तरह से हम एक जीव के डीएनए का कोई हिस्सा, कोई जीन निकालकर दूसरे जीव में डाल सकते हैं। अरे, मतलब किसी जानवर का जीन पौधे में या बैक्टीरिया का जीन किसी बड़े जीव में? बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं, और इससे जो नया जीव बनता है उसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। ये तो कमाल है। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब डीएनए को समझना जरूरी था पहले? सही कहा। वो वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल याद है? हाँ, स्कूल में पढ़ा था। बस वहीं से समझ आया कि हमारी जेनेटिक जानकारी कैसे स्टोर होती है और आगे बढ़ती है। वैसे डीएनए को अलग सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने किया था। अच्छा। लेकिन असली खेल शुरू हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से, जिसे आर्थर कॉर्नबर्ग ने लैब में डेवलप किया। इसमें वो प्लाज्मिड का इस्तेमाल होता है, छोटे गोल डीएनए जो जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। और फिर आई ये क्रिस्पर-cas9 वाली तकनीक। इसे तो आणविक कैंची कहते हैं। हाँ, एकदम सही। क्रिस्पर असल में बैक्टीरिया का एक डिफेंस सिस्टम है, जिसे वैज्ञानिकों ने जीन काटने जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। और cas9 प्रोटीन वो कैंची है। मतलब ये बहुत सटीक है। बहुत ज्यादा। ये टारगेटेड जीन एडिटिंग को बहुत आसान और सस्ता भी बनाती है पहले के तरीकों के मुकाबले। इसीलिए ये इतनी बड़ी बात मानी जा रही है। समझ गई। अच्छा, तो अब जरा इसके इस्तेमाल पर आते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो काफी सुना है। हाँ, एलेक्स जेफरीज ने इसे डेवलप किया था, और भारत में डॉक्टर लालजी सिंह का बड़ा योगदान है। ये इस बात पर बेस्ड है कि हर किसी का डीएनए पैटर्न थोड़ा अलग होता है। यूनिक होता है। हाँ, यूनिक। तो इसका इस्तेमाल होता है अपराध की जांच में, जैसे खून बाल के सैंपल से, फिर वो पितृत्व वाले मामलों में, और हाँ, लुप्त हो रहे जानवरों को बचाने में भी मदद मिलती है। सही। और क्लोनिंग? डॉली भेड़? डॉली, हाँ, 1996 में स्कॉटलैंड में बनी थी। वो पहली मैमल थी जिसे एक अडल्ट सेल से क्लोन किया गया था। भारत में भी भैंस क्लोन हुई हैं, गरिमा, आय और 2 करनाल में। दुबई में ऊंट भी क्लोन हुआ है, इंजाज। तो ये तकनीक भी काफी आगे बढ़ चुकी है। और स्टेम सेल्स? ये क्या बला है? बला नहीं, कमाल की चीजें। ये मास्टर सेल्स होती हैं। इनमें ये ताकत है कि ये शरीर के किसी भी तरह की सेल बन सकती हैं। किसी भी तरह की? मतलब दिमाग की सेल या दिल की सेल? हाँ बिल्कुल। इसीलिए इनमें बीमारियों के इलाज की, जैसे पार्किंसंस है, डायबिटीज है, इनकी जबरदस्त क्षमता देखी जा रही है। हाँ। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पर कुछ नैतिक सवाल हैं, तो अब बोन मैरो वगैरह से भी स्टेम सेल ली जाती हैं। अच्छा, जापान ने तो 2013 में स्टेम सेल से लैब में लिवर तक बना लिया था। अरे वाह। अच्छा, अब खेती की बात करें। जीएम फसलें, ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, मतलब जिनके जीन्स में बदलाव किया गया हो। जैसे गोल्डन राइस है, उसमें विटामिन ए के लिए बीटा कैरोटीन वाला जीन डाला गया, ताकि कुपोषण से लड़ा जा सके। हाँ। फिर बीटी कॉटन है, इसमें एक बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का जीन डाला है, जो इसे कीड़ों से बचाता है। ये भारत में खूब उगता है। लेकिन बीटी बैगन पर तो काफी विवाद हुआ था भारत में। हाँ, हुआ था। चिंताएं थीं कि सेहत पर और बायोडाइवर्सिटी पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए उसे मंजूरी नहीं मिली। जीएम सरसों पर भी बहस चलती रहती है। एक फ्लेवर सेवर टमाटर था, वो पहली जीएम फसल थी जो बाजार में आई। वो ज्यादा दिन तक ताजा रहता था। और एक टर्मिनेटर तकनीक भी है, जिस पर किसान चिंता जताते हैं। वो क्यों? क्योंकि उससे जो बीज बनता है, उससे उगी फसल के बीज दोबारा नहीं उगते। मतलब किसान को हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है कंपनी से। तो ये तो निर्भरता वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो फायदे भी हैं और चिंताएं और सवाल भी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बायोटेक्नोलॉजी ने वाकई क्रांति ला दी है।
चाहे वो दवाइयाँ हों जैसे इंसुलिन या इंटरफेरॉन बनाना, या फिर जीन थेरेपी से हीमोफीलिया, कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज की उम्मीद हो, खेती में भी बड़े बदलाव हैं। हाँ, और वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को नहीं भूलना चाहिए, जिसने हमारे पूरे जेनेटिक कोड को मैप कर दिया। सही कहा। तो अब हमारे हाथ में जीन एडिटिंग, क्लोनिंग जैसी जबरदस्त ताकतें हैं। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि भविष्य में हम इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ बीमारियां ठीक करने तक रखेंगे, या फिर अब जीवन को और ज्यादा बदलने, शायद डिजाइन करने की तरफ बढ़ेंगे। इसके नैतिक पहलू बहुत गहरे हैं जिन पर हमें सोचना होगा। पर बात करेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था और रोज की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, पर शायद हम उन पर उतना ध्यान नहीं देते। हाँ, मतलब आर्थिक महत्व वाले जीव और वनस्पतियां। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज है, तो चलिए देखते हैं इनमें क्या खास जानकारी है। जी, ये वाकई प्रकृति के छुपे हुए खजाने हैं, जैसे छोटा सा रेशम का कीड़ा या फिर नीम का पेड़। और समुद्री घास भी। हाँ, समुद्री घास से लेकर वो छोटे छोटे जीव जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, काफी रोचक बातें हैं इनमें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं जीव जंतुओं से। रेशम का कीड़ा, ये शहतूत के पत्ते खाता है ना? जी हाँ, शहतूत के पत्ते खाकर बड़ा होता है और फिर अपने चारों तरफ एक खोल बनाता है, प्यूपा स्टेज में। और उसी खोल से रेशम निकलता है। कमाल है। बिल्कुल। और शहद, वो तो मधुमक्खियां बनाती हैं फूलों के रस से। उसमें वो होता है ना, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। हाँ, मुख्य रूप से यही शर्करा होती है, मतलब नेचुरल एनर्जी। और हाँ, केंचुए, मिट्टी वाले, हाँ, वो कचरा खाकर जो खाद बनाते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट, वो मिट्टी के लिए सोना है, समझिए। अच्छा, मतलब ये सिर्फ खाने पीने या पहनने की चीजें नहीं है, वो मोरक्को लेदर का भी जिक्र है, बकरी की खाल से। जी, बकरी की खाल से बनता है। और एक जानवर है अल्पाका, उसको ऊन और फाइबर के लिए पालते हैं, काफी नरम होता है उसका ऊन। और सार्डीन मछली, ओमेगा 3 के लिए। हाँ, सार्डीन ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा स्रोत है, दिल और दिमाग दोनों के लिए जरूरी। तो देखिए, जानवर हमें भोजन, कपड़े, सेहत सब कुछ दे रहे हैं। सही बात है। अच्छा, अब पौधों की तरफ आते हैं। मसाले, केसर इतना महंगा क्यों है? वो इसलिए कि केसर फूल के बहुत छोटे से हिस्से से मिलता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं उसे। और उसे हाथ से चुनना पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए। और लौंग, वो तो फूल की कली है, सूखी हुई। उसमें एक तेल होता है शायद, यूजिनॉल। हाँ, सही कहा, यूजिनॉल तेल। उसी से वो खास महक और औषधीय गुण आते हैं, जैसे दांत दर्द में आराम। और ये भी दिलचस्प है कि फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब जंगली गोभी से बनी है, जी, वाइल्ड कैबेज से। इंसानों ने धीरे धीरे उनको इस रूप में ढाला है। वाह। अच्छा, अब आते हैं औषधीय पौधों पर। हल्दी, उसका पीला रंग। वो करक्यूमिन की वजह से, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ऐसा माना जाता है। और तुलसी तो खैर हर घर में होती है। हाँ। उसमें फिनॉल, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो उसे औषधीय बनाते हैं। पर नीम तो अपने आप में एक दवाखाना है। हाँ, नीम के बारे में तो बहुत कुछ है, दातुन से लेकर कीटनाशक तक। हाँ, वो एजाइडरेक्टिन। जी, एजाइडरेक्टिन, ये कीड़ों को सीधे मारता नहीं, पर उनकी बढ़त रोक देता है। मच्छर भी भगाता है। और जैव ईंधन भी बनता है इससे। हाँ, और दवा उद्योग में भी इस्तेमाल होता है। और हाँ, सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन बनती है, मलेरिया की दवा। और ब्राह्मी, याददाश्त के लिए। जी, ब्राह्मी याददाश्त सुधारने में मददगार मानी जाती है। तो मतलब एक नीम का पेड़ ही कितने काम आ रहा है? कीटनाशक, दवा, ईंधन। बिल्कुल, प्रकृति का अद्भुत संतुलन है ये। अच्छा, अब उन चीजों की बात करें जो हम रोज पीते हैं, चाय, कॉफी। इनमें क्या होता है जो जगा देता है? कैफीन। हाँ, कैफीन, एक नेचुरल स्टिमुलेंट। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला में भी होता है। अच्छा, और हींग, वो कैसे बनती है? हींग असल में एक पौधे के तने और जड़ से निकलने वाला रेजिन जैसा पदार्थ है, गोंज जैसा। और कॉर्क, जो बोतलों पर लगता है? वो ओक पेड़ की छाल से बनता है। और चिलगोजे, वो पाइन नट्स हैं, पाइन पेड़ के बीज। रबर का क्या, वो भी पेड़ से? हाँ, रबर पेड़ के तने से निकलने वाले एक दूधिया तरल पदार्थ से बनता है, लेटेक्स कहते हैं उसे। और वो समुद्री घास, सीवीड, उसमें आयोडीन होता है क्या? जी हाँ, समुद्री घास आयोडीन का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, थायराइड के लिए जरूरी है ये। सही है। अब जरा ऊर्जा की बात करते हैं। बायोडीजल। हाँ, बायोडीजल, ये जट्रोफा यानी रतनजोत और करंज जैसे पौधों के बीजों से बनता है। भारत का पहला प्लांट काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में लगा था। और इथेनॉल भी तो है,
गन्ने और मक्के से बनता है ना? बिल्कुल, इथेनॉल के लिए गन्ना, मक्का मुख्य स्रोत हैं, पर इसके अलावा कसावा, खराब अनाज, सड़े आलू, चुकंदर, इन सबसे भी जैव ईंधन बन सकता है। मतलब फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने का एक तरीका। हाँ, एक सस्टेनेबल विकल्प। और जैसे पौधे ऊर्जा दे रहे हैं, वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी को पोषण देते हैं, जैव उर्वरक। सही पकड़ा। जैसे दाल वाली फसलों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जी, हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए भोजन में बदलते हैं। मुफ्त की खाद समझिए। और एजोला, वो पानी में तैरने वाला फर्न। हाँ एजोला, वो जलीय फर्न है। धान के खेतों में बायो फर्टिलाइजर का काम करता है और पशुओं के चारे में भी इस्तेमाल होता है। और नील हरित शैवाल भी हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी धान के लिए। हाँ, खासकर धान की फसल में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो मतलब केंचुए, बैक्टीरिया, शैवाल, ये सब मिलकर मिट्टी को जिंदा रखते हैं। और वो कंपोस्टिंग और बायोचार। कंपोस्टिंग तो जैविक कचरे से खाद बनाना है, बायोचार थोड़ा अलग है। ये खेती के कचरे को कम ऑक्सीजन में जलाकर बनाया गया चारकोल जैसा पदार्थ है। अच्छा, इसका क्या फायदा? ये मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ाता ही है, साथ में पानी सोखने की क्षमता भी बेहतर करता है। जहां पानी कम बरसता है वहां ये काफी मददगार हो सकता है। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि कैसे ये जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जिंदगी के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हाँ, रेशम के धागे से लेकर कार के टायर तक, सुबह की चाय से रात की दवा तक, और खेतों की खाद से लेकर भविष्य के ईंधन तक, सब कुछ कहीं न कहीं प्रकृति से ही जुड़ा है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है जैसे नीम के इतने उपयोग सामने आए जो शायद हमें पहले ठीक से पता भी नहीं थे। हाँ, ये तो है। तो सोचिए, हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे साधारण दिखने वाले पौधे या जीव होंगे जिनमें अभी भी न जाने कितनी क्षमताएं छुपी होंगी। क्या पता भविष्य में विज्ञान उन्हीं को उजागर करे और कृषि, उद्योग या स्वास्थ्य में कोई नई क्रांति आ जाए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। काफी रोमांचक संभावना है ये। पता लगा रहे हैं जीवन की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण इकाई में, कोशिका। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताती है कि कैसे ये नन्ही सी चीजें पूरे जीवन का आधार हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कोशिका सिर्फ ढांचा ही नहीं बनाती, बल्कि जीवन चलाने वाले सारे जरूरी काम भी करती है। हाँ, और इसकी कहानी भी तो काफी पुरानी है। रॉबर्ट हुक 1665। जी, उन्होंने पहली बार देखा था कॉर्क में, लेकिन वो तो मृत कोशिकाएं थी। असल में तो वो खाली दीवारें थी। अच्छा, तो जीवित कोशिका और उसका काम, ये समझ कब बनी? कोशिका सिद्धांत? हाँ, कोशिका सिद्धांत ये श्लाइडन और श्वान ने दिया था। श्लाइडन ने पौधों के लिए 1838 में, और श्वान ने जंतुओं के लिए अगले ही साल 1839 में। जी, उन्होंने कहा कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन इसमें एक कड़ी और जुड़ी। वो कौन सी? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में उन्होंने कहा कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। ओमनिस सेलुला ए सेलुला, हाँ, ये सुना है। तो ये तीनों बातें मिलके कोशिका सिद्धांत बन गई। बिल्कुल, ये कोशिका विज्ञान की नींव है। पर क्या ये सब पर लागू होता है? मैंने सुना है वायरस मतलब विषाणु, वो इस नियम को नहीं मानते। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पेंच है। वायरस को हम कोशिका नहीं मानते, उनमें वो पूरी संरचना नहीं होती। मतलब उनमें अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो खुद से प्रजनन नहीं कर सकते। उन्हें तो किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसना पड़ता है। अच्छा, तभी उन्हें जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। जी हाँ, वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। ठीक है, तो अगर वायरस को छोड़ दें तो बाकी कोशिकाओं के प्रकार क्या हैं? मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा है। हाँ, ये मुख्य दो प्रकार हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब पहले का केंद्रक, ये सरल कोशिकाएं हैं। जैसे बैक्टीरिया में, जिनमें ठीक से बना हुआ न्यूक्लियस नहीं होता। सही, उनमें केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दूसरे झिल्ली वाले अंगक या ऑर्गेनेल भी नहीं होते। उनका जेनेटिक मटेरियल बस साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। और यूकैरियोटिक, असली केंद्रक वाले? हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा विकसित हैं। हम में, पौधों में, जानवरों में, फंगस में, सब में यही होती हैं। इनमें एक स्पष्ट झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है। और भी कई सारे अंगक होते हैं, है ना? जी, जो अपने अपने खास काम करते हैं। बिल्कुल। यहीं से कोशिका की जटिलता और बढ़ जाती है।
हर अंगक एक खास फैक्ट्री या मशीन की तरह है। जैसे कि केंद्रक, न्यूक्लियस, हाँ। जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, सही है? जी, और ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। सारा डीएनए यानी हमारी जेनेटिक जानकारी यहीं होती है। सब निर्देश यहीं से जाते हैं अच्छा। और फिर आता है वो पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह। क्योंकि यहीं ऊर्जा बनती है, एटीपी। हाँ, कोशिकीय श्वसन के जरिए ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी यानी ऊर्जा के सिक्के यहीं बनते हैं। क्रेब्स चक्र नाम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी यहीं होती है। कमाल है, ऊर्जा बन गई। अब प्रोटीन, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए है राइबोसोम। बहुत छोटे कण होते हैं ये। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन तो शरीर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, और वो एक आत्महत्या की थैली जैसा कुछ होता है? हाँ, वो है लाइसोसोम। ये नाम थोड़ा नाटकीय लगता है पर काम बड़ा जरूरी है। क्या काम है इसका? ये कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। बाहर से आए पदार्थ या कोशिका के ही टूटे फूटे पुराने हिस्सों को पचा जाता है। सफाई कर्मी जैसा? हाँ, और अगर कोशिका बहुत ज्यादा खराब हो जाए या संक्रमित हो जाए तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर सकता है। इसीलिए वो नाम पड़ा। अच्छा, ये ज्यादातर जंतु कोशिकाओं में होता है ना? हाँ, मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अब पौधों की बात करें, उनमें कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे कोशिका भित्ति। बिल्कुल, पादप कोशिका के बाहर एक मोटी मजबूत दीवार होती है। कोशिका भित्ति ये सेल्यूलोज से बनी होती है। जंतुओं में ये नहीं होती? नहीं, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। भित्ति पौधों को सहारा और निश्चित आकार देती है। कोशिका झिल्ली तो दोनों में होती है, पौधों और जंतुओं में, वो लिपिड और प्रोटीन वाली। जी हाँ, कोशिका झिल्ली दोनों में होती है। ये अर्ध पारगम में होती है, मतलब सेलेक्टिव, चुन चुन कर चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। बिल्कुल। एक डेट कीपर की तरह। बहुत जरूरी है ये कोशिका के अंदर का माहौल बनाए रखने के लिए। और पौधों में एक और खास चीज होती है, हरे रंग वाली। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल में होता है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाने की प्रक्रिया। एग्जैक्टली। इसी में क्लोरोफिल होता है, वो हरा पिगमेंट जो सूरज की रोशनी सोखता है। और हाँ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये भी एक जरूरी तथ्य है। वाह, अच्छा, कुछ और रोचक बातें हैं, जैसे सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका? हाँ, है ना। सबसे लंबी कोशिका हमारी अपनी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन है। अच्छा, और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, एक अकेली कोशिका। सच में? पूरा अंडा एक कोशिका? कमाल है। और सबसे छोटी? वो है माइकोप्लाज्मा, एक तरह का बैक्टीरिया, बहुत ही छोटा। अद्भुत। तो संक्षेप में पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर हुए कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट पौधों में है, जंतुओं में नहीं। हाँ, और लाइसोसोम और सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, वो मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अच्छा, आपने क्लोरोफिल के हरे रंग की बात की, पौधों में और भी तो रंग होते हैं, वो कैसे आते हैं? बिल्कुल, वो दूसरे पिगमेंट्स यानी वर्णकों से आते हैं। जैसे गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन से, टमाटर का लाल रंग वो लाइकोपीन से, और जैसे जामुन या बैंगनी पत्ता गोभी का रंग वो एंथोसाइनिन से आता है। वाह, मतलब रंगों की पूरी दुनिया कोशिका के अंदर ही है। जी हाँ, ये सब कोशिका के ही हिस्से हैं। तो आप देख सकते हैं, कोशिका एक छोटा सा ब्रह्मांड है अपने आप में। हर हिस्सा अपना काम कर रहा है, एक साथ मिलकर जीवन बना रहा है। और ये सिर्फ जीवन चलाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर की मरम्मत के लिए भी तो जरूरी है। चोट लगने पर कोशिकाएं विभाजित होकर घाव भरती हैं ना? हाँ, बिल्कुल। समसूत्री विभाजन मिटोसिस से शरीर की कोशिकाएं बढ़ती हैं और मरम्मत होती है। इसी से जुड़ा एक विचार आ रहा है, स्तंभ कोशिकाएं यानी स्टेम सेल्स। इनके बारे में भी हमारे नोट्स में जिक्र है। हाँ, स्टेम सेल्स बहुत ही खास कोशिकाएं हैं। इनमें 2 अद्भुत क्षमताएं होती हैं। ये अनिश्चित काल तक विभाजित हो सकती हैं और ये कई अलग अलग प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में बदल सकती हैं। मतलब अगर कोई ऊतक या अंग खराब हो जाए तो स्टेम सेल से उसे दोबारा बनाया जा सकता है, सैद्धांतिक रूप से? संभावनाएं तो यही इशारा करती हैं। ये क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र खोलती हैं। सोचिए, रीढ़ की हड्डी की चोट या दिल की बीमारी,
भविष्य में शायद इनका इलाज स्टेम सेल थेरेपी से संभव हो पाए। उम्मीद तो यही है। अनुसंधान बहुत तेजी से चल रहा है। ये दिखाता है कि जीवन की इन बुनियादी इकाइयों में कितनी अविश्वसनीय क्षमता छिपी हुई है, जिसके बारे में हम अभी और जान रहे हैं। सोचने के लिए एक बड़ा कैनवस है ये। बुनियादी पर दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी ऊतक यानी टिश्यूज। जी हमारे पास कुछ अच्छे सोर्सेज हैं, तो सोचा क्यों ना इस विषय की गहराई में उतरा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से करें? ऊतक आखिर हैं क्या? हाँ, सबसे पहले यही समझते हैं। देखिए, ऊतक जो है वो असल में एक जैसी दिखने वाली कोशिकाओं का एक ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप, अच्छा, जिनका ओरिजिन मतलब उत्पत्ति एक ही जगह से हुई हो और वो सब मिलकर कोई एक खास काम करती हो। जैसे ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं। हाँ, कुछ वैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना लेती हैं। और ये जो शब्द है ऊतक, ये किसने दिया था? बिशट ने, ना? जी हाँ, बिचेट ने सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल किया था, और इनकी पढ़ाई के लिए तो पूरी एक फील्ड है साइंस में। हाँ, हिस्टोलॉजी, औतिकी भी कहते हैं शायद। हाँ, औतिकी या हिस्टोलॉजी, इसमें ऊतकों का ही अध्ययन होता है। ठीक है, तो मोटे तौर पर कितने तरह के होते हैं ये? देखिए, ब्रॉडली अगर देखें तो दो मेन टाइप हैं। एक तो जंतुओं वाले ऊतक, एनिमल टिश्यूज, और दूसरे पौधों वाले, प्लांट टिश्यूज। बिल्कुल। दोनों की बनावट, उनके काम, सब उनकी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो पहले जंतु ऊतकों से शुरू करते हैं। इनमें भी टाइप्स होंगे? हाँ, जंतुओं में मेनली 4 तरह के ऊतक मिलते हैं। एक है उपकला मतलब एपिथेलियल, दूसरा संयोजी यानी कनेक्टिव, तीसरा पेशी मसल टिश्यू, और चौथा तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। ओके, तो ये उपकला वाले कहाँ होते हैं? एपिथेलियल। ये आपको मिलेंगे शरीर की बाहरी सतह पर, जैसे हमारी स्किन, और अंदरूनी अंगों की परत पर भी, जैसे मुंह के अंदर। हाँ, मुंह के अंदर, फेफड़ों के अंदर की लाइनिंग, ये एक तरह की कवरिंग बनाते हैं। और स्किन तो शायद सबसे बड़ा ऑर्गन भी है बॉडी का। जी हाँ, और स्किन की जो सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस, वो इसी उपकला ऊतक से बनती है। चपटी कोशिकाएं होती हैं उसमें, शल्की उपकला कहते हैं उसे। ये प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को। बिल्कुल, एक तरह का कवच है ये। और इसमें एक प्रोटीन भी होता है, केराटिन। अच्छा, केराटिन, ये वही है जो नाखून और बालों में होता है। हाँ, वही। ये इन कोशिकाओं को मजबूती देता है, डैमेज होने से बचाता है। अब आते हैं पेशी ऊतक पर, मसल टिश्यू। इनका काम तो मूवमेंट से जुड़ा हाँ है। जी, गति और मूवमेंट। शरीर जो हिलडुल पाता है वो इन्हीं की वजह से। इसमें भी 3 टाइप है। कौन कौन से? एक तो रेखित पेशी, स्ट्राइएटेड। ये वो हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, वॉलंटरी। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। हाँ। हम चाहे तो हिलाएं, चाहे तो रोक लें। बिल्कुल। फिर आती है अरेखिक पेशी, स्मूथ मसल्स। ये इनवॉलंटरी होती हैं। मतलब इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। नहीं, जैसे हमारी आहार नाल या यूरिनरी ब्लैडर की दीवारें, ये अपना काम खुद करती रहती हैं। और तीसरी, वो तो बहुत खास है शायद। हाँ, तीसरी है हित पेशी, कार्डियक मसल। ये सिर्फ और सिर्फ दिल की दीवारों में मिलती है। और ये तो कभी रुकती नहीं। कभी नहीं, जीवन भर बिना थके ये सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, और ये भी अनैच्छिक हैं, इनवॉलंटरी। कमाल की चीज है। वाकई। अच्छा, अब तीसरा टाइप, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। नाम से लग रहा है ये कुछ जोड़ता होगा। सही पकड़ा। इसका मेन काम ही है शरीर के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग ऊतकों को आपस में जोड़ना, उन्हें सहारा देना। इसमें क्या खास बात होती है? इसमें ना कोशिकाओं की संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन उनके बीच में जो जगह होती है, इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें एक पदार्थ भरा होता है, मैट्रिक्स, वो ज्यादा होता है। उदाहरण जैसे हड्डी। हाँ, हड्डी एक तरह का कंकाल ऊतक है जो संयोजी ऊतक का ही टाइप है। और सबसे कॉमन है तरल संयोजी ऊतक। तरल मतलब लिक्विड? हाँ, जैसे खून। बिल्कुल। रक्त यानी ब्लड और लसीका यानी लिम्फ, ये दोनों तरल संयोजी ऊतक हैं। ब्लड तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें प्लाज्मा होता है। हाँ, प्लाज्मा जो हल्का पीला सा लिक्विड है, करीब 55% ब्लड इसी का होता है, और बाकी होती हैं रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स। 3 तरह की होती है ना, लाल वाली, सफेद वाली और प्लेटलेट्स। जी। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीज, इनका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन होता है इनमें। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना, ज्यादातर जानवरों में। हाँ, मैमल्स में नहीं होता, ताकि हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा जगह बन सके। ऊंट एक मजेदार एक्सेप्शन है, उसकी आरबीसी में होता है। अच्छा। और सफेद वाली WBCs, वो हमारी बॉडी की आर्मी है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा।
इन्फेक्शन से लड़ती हैं। और प्लेटलेट्स? वो थक्का जमाने में मदद करती हैं। एग्जैक्टली चोट लगने पर खून को बहने से रोकती हैं। ये सब मिलकर शरीर का ट्रांसपोर्ट और डिफेंस सिस्टम संभालते हैं। कमाल है। और चौथा टाइप रह गया तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। हाँ जी, नर्वस टिश्यू। ये तो शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। मतलब संदेश भेजना, रिसीव करना। हाँ, संवेदनाओं को, सिग्नल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना बहुत तेजी से। इसकी बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन। बिल्कुल, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ये काफी लंबी भी हो सकती है, 1 मीटर तक। 1 मीटर? बाप रे। जी, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सारी नसें सब इसी ऊतक से बनी हैं। तो ये थे जंतु ऊतक। अब जरा आप पौधों की तरफ भी देख लें, उनमें कैसे होता है ये सब? पौधों में ऊतकों का क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। वहां मेन आधार है कि कोशिकाएं डिवाइड कर सकती हैं या नहीं। अच्छा, कैसे? तो एक होते हैं विभज्योतिकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनकी कोशिकाएं लगातार डिवाइड करती रहती हैं, जिंदा होती हैं, एक्टिव होती हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये ग्रोथ वाले हिस्सों में मिलते हैं, जैसे जड़ और तने की टिप पर, नोक पर। इससे पौधा लंबा होता है। इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। और मोटाई बढ़ाने के लिए भी कुछ होता है? हाँ, उसके लिए होता है लैटरल मेरिस्टम, पार्श्व विभज्योतिकी। ये तने की मोटाई बढ़ाता है। तो ये हो गए ग्रोथ वाले ऊतक। और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। ये बनते तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हैं, लेकिन इनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब ये मैच्योर हो जाते हैं और डिवाइड करना बंद कर देते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, सरल और जटिल। सरल मतलब? सरल स्थायी ऊतक वो हैं जो सिर्फ एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें 3 मेन हैं। पहला, मृदुतक या पेरेन्काइमा। ये पौधे के नर्म हिस्सों में मिलता है। इसका काम क्या है? ये भोजन बनाता है। अगर इसमें क्लोरोफिल हो तो इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। भोजन स्टोर भी करता है। और जो पानी वाले पौधे होते हैं ना, हाँ। उनमें ये हवा भर के उन्हें तैरने में मदद करता है, तब इसे एरेन्काइमा कहते हैं। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा। ये पौधों को लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट भी। जैसे हवा चलने पर पौधे मुड़ जाते हैं पर टूटते नहीं, वो इसी वजह से? काफी हद तक, हाँ। इनकी कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं। और तीसरा है दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा। बिल्कुल, स्क्लेरेन्काइमा। ये पौधे को कठोरता और मजबूती देता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। मृत, डेड सेल्स। हाँ, और इनकी दीवारें लिग्निन नाम के पदार्थ के जमने से बहुत मोटी और मजबूत हो जाती हैं। लिग्निन, ये लकड़ी में होता है ना? हाँ, वही। जैसे नारियल का जो बाहरी रेशा होता है, वो इसी स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, बहुत मजबूत। समझ गई। ये तो हुए सरल वाले। अब जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जटिल मतलब जो एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने हो। पौधों में ये असल में उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ। जैसे हमारे में नसें होती हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। 2 मुख्य होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, सुना है इनके बारे में। जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स को जड़ से खींचकर पौधे के बाकी हिस्सों, पत्तियों तक पहुंचाना, ऊपर की तरफ। और फ्लोएम? फ्लोएम का काम है पत्तियों में जो खाना बनाए फोटोसिंथेसिस से, उसे पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना जहां जरूरत हो, नीचे भी ऊपर भी। तो ये दोनों मिलकर पाइपलाइन की तरह काम करता है। बिल्कुल। और जाइलम और फ्लोएम साथ मिलकर बनाते हैं संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल। अच्छा, तो ये था पौधों और जंतुओं के ऊतकों का एक ओवरव्यू। हमने देखा कि कैसे सेल्स ऑर्गेनाइज होकर खास काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि कैसे जीवन इतने सिंपल लेवल, मतलब एक सेल से शुरू होकर इतने ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंचता है। ऊतक, फिर अंग, फिर पूरा जीव। ये जो स्पेशलाइजेशन है, हर ऊतक का अपना खास काम होना, यही जीवन को इतने विविध रूपों में पनपने का मौका देता है। हर कोई अपने काम का एक्सपर्ट है एक तरह से। और पौधों और जंतुओं के ऊतकों को कंपेयर करना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने बताया, पौधों में सेल वॉल होती है जो उन्हें मजबूती देती है, और जाइलम फ्लोएम जैसा सिस्टम है। हाँ, जबकि जंतुओं में सेल मेम्ब्रेन लचील होती है, मूवमेंट के लिए मसल्स हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड सर्कुलेशन है। तो ये जो छोटे छोटे अंतर हैं सेल्यूलर लेवल पर, ऊतकों के लेवल पर, शायद यही बड़े पैमाने पर दिखने वाले अंतर पैदा करते हैं कि पौधे एक जगह रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और जंतु घूमते फिरते हैं, खाना ढूंढते हैं। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल प्रेशर ने कैसे इन बिल्कुल अलग पर कामयाब स्ट्रैटेजीज को जन्म दिया होगा।
सूक्ष्म स्तर के अंतर कैसे स्थूल जगत में इतनी विविधता लाते हैं। नमस्ते।